जैसे ही पापा ने बताया कि उनकी जॉब चली गई है, वैसे ही अथर्व के हाथ के चाय का कप छूट गया। ओह शिट, सॉरी, वो मैं बाद में करना, पहले कपड़ा लाओ और पोछा मारो। तुम्हारी मम्मी ने देख लिया तो तुम्हारी मैं निकाल देगी। अथर्व तुरंत भागता हुआ बाहर गया और जल्दी से पोछा मारने लगा। पापा की जॉब जाना उसके लिए बहुत शॉकिंग था। उसने बचपन से अपने पापा को एक ही तरह की अकाउंट्स वाली जॉब करते देखा था। पापा सुबह जाते थे, देर रात थके हुए आते थे और टीवी देखते सो जाते थे। अथर्व को हमेशा ऐसा लगता था कि पापा क्यों ये बोरिंग जॉब करते हैं, पर उसे शायद एहसास नहीं था कि पापा का लगातार बोरिंग जॉब करते रहना ही अथर्व को हर हफ्ते कुछ एक्साइटिंग करने की परमिशन देता था। पापा अपने सारे शौक मार रहे थे, इसलिए अथर्व अपनी सारी अय्याशियां कर पाता था। मैं और अथर्व ऊपर वाले रूम में बैठकर चाय सुड़क रहे थे। अथर्व मुझे पापा से हुई पूरी बात बता चुका था। भाई यार, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रहा यार। उस बीवी का पर्दा साफ करवाने वाले ने भी कोई रिप्लाई नहीं किया। भाई यार, ये भोसड़ी के बीवी पर शक करने वाले क्लाइंट्स ही बेकार हैं। इनकी जेब से पैसे ही नहीं निकलते। ना हुसैन ने कुछ दिया और ना इस चूतिये ने। हाँ यार, कितना अजीब लग रहा है भाई। हम तीनों बेरोजगार हो गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी तेजी से बढ़ेगा, ये कभी सोचा नहीं था। वैसे पापा ने जॉब क्यों छोड़ी? छोड़ी वोड़ी कुछ नहीं यार, वो शर्म से कह नहीं पा रहे हैं, बट उन्हें निकाला गया है। रिसेशन का टाइम है भाई, और ऊपर से उनका आधा काम तो यही से हो रहा है, और बाकी बचा हुआ आधा काम असिस्टेंट कर देगा। पापा की सैलरी में 2 असिस्टेंट आ जाएंगे। तू भी कहीं असिस्टेंट बन जा यार, उसी में स्कोप है। नहीं भाई, मैं जॉब करूंगा तो किसी सीए के अंडर करूंगा, ताकि अपने सीए प्रेप में मुझे हेल्प मिल सके। या फिर मैं कहीं टीचिंग जॉब कर लूंगा, पर अकाउंट असिस्टेंट मैं नहीं बनूंगा। क्या? क्यों नहीं बनेगा बे? हाँ बोल, तेरी मम्मी हॉस्पिटल में है और तुझे नखरे करने हैं? नखरे नहीं यार, मैं अपनी लाइन क्लियर कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि थोड़ी सी फाइनेंशियल क्राइसिस के चक्कर में मैं पूरी लाइफ रिग्रेट में काटूं। उससे तो मैं ये डिटेक्टिव वाला काम भी कर लूंगा। कम से कम इसमें मैं बॉस तो हूँ, किसी की नौकरी तो नहीं करनी पड़ रही। वाह यार, तू जॉब कर सकता है पर करना नहीं चाहता, और मैं अब सिंपल जॉब करना चाहता हूँ, पर मेरे पास तेरी तरह अकाउंट्स वाला ब्रेन नहीं है, वरना मैं तो असिस्टेंट का असिस्टेंट भी बन जाऊँ। अथर्व पापा की जॉब जाने से कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। रिलैक्स हो, इतना लोड मत ले। हमारे पापा लोगों की जनरेशन ना बहुत सही थी। ये लोग हमेशा अपने बैड डेज के लिए सेविंग्स रखते हैं। तू टेंशन ना ले, आराम से जॉब ढूंढ, तब तक पापा का बैंक अकाउंट सब संभाल लेगा। अथर्व ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। उसकी चाय बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। मुझे फिर उसी अननोन नंबर से मैसेज आया। अभी चीते, देख क्या मैसेज आया है। क्या? बाद में बताइयो, पहले ये बता कि किसका मैसेज आया है। चूती, उसी अननोन क्लाइंट का जिसकी आइडेंटिटी अब तक पता नहीं चली है। वो कह रहा है कि अकाउंट डिटेल्स भेजो, मैं 10K दे रहा हूँ। क्या अकाउंट? तू तो कैश लेना चाहता है ना? मैंने अथर्व को जवाब देने की बजाय उस अननोन नंबर पे रिप्लाई कर दिया कि मुझे ऑनलाइन नहीं कैश चाहिए। उसका रिप्लाई भी तुरंत आया। सुन, ये तो जिद्दी मुर्गा है यार। कह रहा है कि मैं पैसे अकाउंट में ही भेजूंगा, मैं कैश नहीं रखता, और अगर मेरा काम कर दिया तो तुम दोनों को 1 लाख रुपए दूंगा। हैं? इसको कैसे पता कि हम लोग 2 हैं? हम तो 3 पार्टनर्स हैं ना। तू लिख इसको, हमें अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी, इसलिए हमें। रुक, उसका पहले रिप्लाई आ गया है। कह रहा है कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो, फिर भी तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। तुम भी भरोसा करो और अपना अकाउंट भेजो। पैसे आने के बाद मैं तुम्हें एक टास्क दूंगा। वो टास्क पूरी करने के बाद तुम्हें बाकी बचे पैसे भी मिल जाएंगे। मैंने अथर्व की तरफ ऐसे देखा जैसे उसकी परमिशन लेनी हो। तभी नीचे से सुनीता आंटी की आवाज आई। पापा की दवाई लिया जल्दी। अथर्व ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र की तरफ देखा था। हाँ कर दे भाई, दे दे अकाउंट डिटेल्स, हो जाने दे हमारी आइडेंटिटी रिवील, सह लेंगे थोड़ा। मुझे भी अथर्व की बात सही लगी। मैं और अथर्व हम दोनों ही अपने अपने पेरेंट्स के मेडिकल कंडीशन से परेशान थे। रात में मुझे भी मम्मी को देखने हॉस्पिटल जाना था। मैंने उसको अकाउंट नंबर लिखकर भेज दिया। 2 मिनट से भी पहले मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए आ गए। मैंने वो पैसे अथर्व को दिखाए। मुझे क्या दिखा रहा है भाई? चल पापा की मेडिसिन लेकर आते हैं। कौन सी वाली? मेडिकल स्टोर वाली या देसी दारू के ठेके वाली? देसी दारू के ठेके वाली अपने लिए ले लेंगे, आज पीने का बहुत मन कर रहा है। चल। अचानक अननोन नंबर से एक साथ 2 लंबे लंबे मैसेज आए। रुक 1 मिनट, पहले ये देख ले, फिर चलते हैं। आई होप
यू गॉट द मनी, नाउ रीड द टास्क। आज से 3 दिन बाद नैनीताल में एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में हर तरह के लोग आएंगे, कुछ बड़े एम्प्लॉयज़ भी होंगे, कुछ आर्मी पर्सन्स होंगे, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे। इन सब के बीच क्या बात होती है ये तुम दोनों मेरे पास रिकॉर्ड करके लाओगे। हैं? हम कहाँ से रिकॉर्ड करेंगे? और हमें कोई पार्टी में घुसने ही क्यों देगा? मैंने अननोन हीरो का दूसरा मैसेज पढ़ा। पार्टी कहाँ होगी ये डिटेल मैं दे सकता हूँ, पर उसमें घुसना कैसे है, निकलना कैसे है, उन लोगों की बात कैसे सुननी है, ये सब तुम दोनों को खुद मैनेज करना होगा। और इस असाइनमेंट की सबसे बड़ी स्टार्ट ये है कि इसमें बस तुम दोनों जेबी कुमार और एसएच शर्मा ही जाओगे। तुम्हारे सिवा कोई भी इस मिशन पर तुम्हारे साथ गया तो उसके लिए रिस्की होगा। अब एक लास्ट बात, अगर हम लोग पकड़े जाते हैं तो इसमें मेरा कोई कांटेक्ट तुम वहाँ शो नहीं करोगे। अपने भरोसे ही बाहर आने की कोशिश करोगे। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बेस्ट ऑफ लक। यार ये तो कुछ ज़्यादा ही जेम्स बॉन्ड टाइप लग रहा है। ऐसे कैसे हम किसी भी पार्टी में घुस जाएंगे? फिर दिल्ली की बात होती तो समझ भी आता, इतनी दूर नैनीताल जाकर इम्पॉसिबल यार। तू टेंशन क्यों लेता है? पैसे तो हमारे पास आ ही गए ना। कुछ टाइम सोच लेते हैं, एक बार श्रेया से डिस्कस कर लेते हैं, फिर मना कर देंगे। अच्छा, श्रेया से डिस्कस करने के लिए तुझे अब याद आ रहा है? अबे वो फिर से ड्रामा करेगी कि पैसे लेने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया। अबे तू भी ना ज्यादा अच्छे बनने के चक्कर में चूतिया बन जाता है। मैं कैसे चूतिया बन जाता हूँ बे? पैसे तो मैंने तेरे कहने पे ही रिसीव किए ना। साले मैंने उस अननोन को बता दिया कि मैं पार्थिव कुमार हूँ और तू मुझे ही चूतिया कह रहा है। अबे पैसे रिसीव करने के लिए चूतिया नहीं कह रहा, मैं तुझे श्रेया को पार्टनर बनाने के लिए चूतिया कह रहा हूँ। तुझे इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए था। इमोशनल तो बेटा अब तू होगा। वो रात में सुनीता आंटी के पास सोई थी ना, सुबह मिली तुझे? नहीं यार, अपनी मर्जी से चुपचाप भाग गई। आएगी, कुछ ना कुछ एडवेंचर ही कर रही होगी। तू वो सब छोड़, एक काम कर, इस अननोन कॉलर को बोल कि हमारे आने जाने का खर्चा अलग से भेजे, समझा? 10,000 में नैनीताल कैसे जाएंगे? मैंने अच्छे बच्चे की तरह अथर्व की बात मान ली और मैसेज भेज दिया। इधर मैं पैसे के लिए किसी अननोन क्लाइंट से डिटेक्टिव असाइनमेंट ले रहा था और उधर श्रेया स्ट्रेंजर का नाम और फेस जानने के लिए अपना मोबाइल नंबर लेने वापस आयशा भाभी के घर पहुंच चुकी थी। उसे उम्मीद थी कि उसके जाने के बाद आयशा भाभी उस स्ट्रेंजर को कॉल करेंगी और उसका नाम लेंगी, जो श्रेया के फोन में रिकॉर्ड हो जाएगा। श्रेया अंदर घुसी ही थी कि आयशा भाभी चिढ़ गई। क्या हुआ तुम्हें? तुम फिर क्यों आ गई? मैं आपसे बात करने नहीं आई, मेरा मोबाइल यहाँ रह गया था, वो लेने आई हूँ। रह गया था क्या मतलब? तुम्हारे मोबाइल ने तुम्हारे साथ जाने से मना कर दिया था क्या? ये तुम्हारे मोबाइल की नानी का घर है? श्रेया सोफा सेट में अपना मोबाइल ढूंढने लगी। उसे अच्छे से याद था कि वो जहां बैठी थी उसने वहीं पर गद्दी के नीचे दबा दिया था, पर अब वहां फोन नहीं था। अरे हाउ इज दिस पॉसिबल? मेरा फोन कहाँ गया? शायद यहाँ रहते रहते भी बोर हो गया होगा, इसीलिए अपनी दादी के यहाँ चला गया होगा। ओवर स्मार्ट मत बनो आप आंटी। आंटी होगी तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी सास, तुम्हारी चाची, तुम्हारी फूफी। खबरदार जो मुझे आंटी कहा। श्रेया ने सोफे के आगे पीछे ऊपर नीचे बाहर अंदर सब तरफ देख लिया, पर उसे फोन नहीं मिला। वो सोचती थी कि प्यार का पंचनामा सिर्फ उसने देखी थी। आई नो आपने मेरा फोन चुराया है, जल्दी से वापस कर दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ, हाय अल्लाह, एक तो रहने को छत दी, 2 वक्त की रोटी दी, और तुम हमारी जमा की हुई वाइन भी पी गई, और तुम हम ही पे सवाल करती हो कि हमने तुम्हारा फोन चुरा लिया। बस यही दिन देखना रह गया था। ये दिन इंसानियत की तारीख में सबसे काला दिन कहा जाएगा श्रेया बेबी। श्रेया हार मानने वाले मोड में आ गई। उसके आंसू निकलने लगे। ओह प्लीज ना, मेरा फोन दे दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अरे कमाल लड़की हो, इतनी ढीठ। भाई मैं तो अथर्व को मना कर दूंगी कि तुम्हें साथ ना रखे। हाँ, वो रहना चाहे तो रह सकता है, कम से कम वो हम पे चोरी का इल्जाम तो नहीं लगाता।
श्रेया को अचानक गुस्सा आया और वो आयशा भाभी का मुंह नोचने के लिए अटैक करने लगी, पर आयशा भाभी उससे साइज में ऑलमोस्ट डबल थी। उन्होंने उसे गर्दन से पकड़ा और सोफे पर फेंक दिया। उफ़, हम तो तुम्हें भोली भाली बकरी समझते थे, तुम तो जंगली बिल्ली बनती जा रही हो। ऐसा है, हमें अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, तुम हमारे घर से जा सकती हो। श्रेया के गाल गुस्से में लाल होने लगे, आंखें उसकी पहले से ही आंसुओं से भरी थी। वो चिढ़ के बोली, आप ना बहुत रॉन्ग कर रहे हो मेरे साथ। मैं ना आपके अफेयर के बारे में आपके हस्बैंड को बता दूंगी, फिर देखना आपका क्या होता है। हाँ हाँ जरूर देखूंगी, जाओ जाके शिकायत करो उससे। जाओ भाई, रुकी क्यों हो? श्रेया गुस्से में घर से बाहर निकली। उसके बाहर जाते ही आयशा भाभी ने दरवाजा बंद कर दिया। श्रेया बाहर आई तो 2 मिनट तक कंफ्यूज्ड हालत में खड़ी रही। अभी उसके मोबाइल जाने का दुख पूरा नहीं हुआ था और अब उसकी कार भी गायब थी। श्रेया को ये रियलाइज करने में 5 मिनट लग गए कि उसकी कार अब उसके पास नहीं थी। जिस तरह अथर मेरे बिना खुद को हैंडीकैप फील करता था, वैसे ही श्रेया अपनी कार के बिना खुद को स्टूपिड फील कर रही थी। वो पहले रोई, मेरे साथ ये सब क्यों होता है? और 2-3 मिनट रोने के बाद भी उसको गुस्सा आ गया। वो डायरेक्ट आयशा भाभी के डोर पर पहुंची और अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर दरवाजा बजाने लगी। ओपन द डोर, ओपन इट, खोल इसे मोटी बिल्ली। श्रेया के चिल्लाते ही पड़ोस वाली आंटी बाहर आ गई, पर श्रेया उन पर भी चिल्ला दी। आई एम वार्निंग यू आंटी, पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री, जिसको बुलाना है बुला लो, बट मुझे टोका ना तो इस ओल्ड फैट कैट आयशा का गुस्सा आपके ऊपर निकल जाएगा। आंटी शॉक्ड फेस बनाए श्रेया को देखने लगी। श्रेया ने उनसे ध्यान हटा के फिर से डोर बैंगिंग स्टार्ट कर दी। आयशा मोटी बिल्ली, ओपन द डोर। ये क्या बेहुदापन है? भले घर की लड़की ऐसे दरवाजा बजाती है किसी का। श्रेया ने चुटकी बजा के आयशा को फर्स्ट फिंगर दिखाई और पुरानी फिल्मों की काजोल की तरह चिल्ला के बोली, मुझे ये अपनी सो कॉल प्रवचन तो देना मत। पहले मेरा मोबाइल चोरी कर लिया और अब मेरी कार गायब करवा दी। यू ब्लडी बिच ऑफ द ईयर। ए श्रेया, हम तुम्हें कुछ कह नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कह नहीं सकते। अपनी औकात में रहो तो बेहतर। फक यू एंड योर औकात। औकात होता है जो भी होता है वही फक यू। हाँ हाँ, फक यू तुम्हें भी। इतने पढ़े लिखे होकर भी ऐसी जाहिलाना बातें, जाओ यहाँ से। श्रेया अपने आप ही जा रही थी, लेकिन आयशा ने टोक दिया। वो जाते जाते रुकी, घूमी और आयशा का मुंह नोचने लगी। आई वॉन्ट गो, मुझे मेरी कार दे दे जालिहाना औरत। वो जाहिल होता है बेवकूफ, जाली। उफ़ो, बाल छोड़ो हमारे। पड़ोस में खड़ी आंटी के सामने WWE का वुमेन चैंपियनशिप मैच चल रहा था। उन्होंने पूरी बेशर्मी के साथ वो वीडियो बनाना शुरू कर दिया। श्रेया आयशा के बाल नहीं छोड़ रही थी, इसलिए आयशा ने जोर से एक थप्पड़ मारा। श्रेया एक ही थप्पड़ में झूम गई। उसने अपने एक गाल पर हाथ रखा और चिल्लाई, अपना हस्बैंड होते हुए भी किसी और के साथ रोमांस करती है मोटी पुसी। आई विल सी यू। आयशा भाभी मोटी थी इसलिए जल्दी हाफने लग गई। अरे विल को क्यों सी करेगी? अभी देख लेना, सूखी भिंडी। श्रेया फिर बाहर की तरफ जा रही थी, लेकिन अपने लिए सूखी भिंडी रिमार्क्स सुनकर वो वापस आई। सूखी भिंडी किसे बोला? हाँ, यू बॉइल्ड भिंडी कहीं की। भिंडी उबाली नहीं जाती बेवकूफ लड़की। जा पहले ठीक से सब्जियां बनाना सीख, फिर आना लड़ने। क्यों सीखूं मैं? हाँ, Why should I learn cooking to fight with you? झगड़ा करना है तो कराटे सीखूंगी ना। आयशा भाभी ने 2 सेकंड्स तक कोई जवाब नहीं दिया। इवेंचुअली उनको भी श्रेया का ये लॉजिक मस्त लग रहा था। फिर अचानक उन्हें याद आया कि वो चुप हो गई तो वॉर हार जाएंगी, इसलिए कमबैक स्टाइल में बोली, हाँ तो जा पहले कराटे सीख करा, फिर लड़ना। हाँ, it's not karata you पराठा लेडी, it's karate। हाँ। श्रेया को लगा कि उसने भी एक कमबैक दे दिया है, इसलिए वो बाहर की तरफ चल दी।
वो तेजी से घर को क्रॉस कर गई और मेन रोड पर आ गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती जा रही थी। श्रेया ने अचानक रियलाइज किया कि उसके पास जाने के लिए ना कोई रास्ता था ना कोई ट्रांसपोर्ट। उसका बहुत जोर जोर से चिल्लाने का मन हुआ, पर वो जोर से रोती हुई एक खाली बस स्टैंड पर बैठ गई। What the hell is happening with me? इधर मैं अथर्व के साथ पापा की मेडिसिन लेने के लिए मेडिकल स्टोर आ चुका था। यहाँ इतनी भीड़ थी कि मेडिकल स्टोर वाले भैया का फेस ही नहीं दिख रहा था। भाई पूरा करोल बाग दवाई लेने निकल आए हैं क्या? सबके बाप लोग एक साथ कच्ची दारू पी रहे थे कल। नहीं यार, मुझे लग रहा है दवाइयों के साथ साथ पूरी छोले भी बांट रहे हैं भैया। दुकान के अंदर से ही भंडारा लगा लिया होगा, तभी इतनी भीड़ है। अथर्व ने भी हल्की सी मुंडी हिला दी। हम दोनों साइड खड़े होकर ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर मार्केट में ऐसी कौन सी मेडिसिन आ गई है जिसे खाने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है। 2 मिनट में ही हमें समझ आ गया कि ये सारी भसड़ क्यों बनी है। वो देख, जो लोग वापस जा रहे हैं ना, उन सबके हाथ में रेड बॉटल है। पैंचोदी रूह अफ़ज़ा बांट रहा है। धत पैंचो, मुझे लगा कुछ इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग तो है यार। आज तक मैंने करोल बाग में रूह अफ़ज़ा वाइट कलर के पानी में डालकर, घोलकर और छोटे छोटे ग्लास में भर के बांटते हुए तो देखा था, लेकिन ये डायरेक्ट बॉटल देने का क्या रीज़न है? हाँ, थोड़ा हल्का हो गया है, पूछते हैं। हम दोनों भी हाथ फैलाए फ्री का रूह अफ़ज़ा लेने और उसके पीछे की स्टोरी जानने गए ही थे कि मुझे भीड़ में सुहानी दिख गई। सुहानी? सुहू मैं? शॉकिंगली उसने मुझे देखा, गंदा सा मुंह बनाया और मेडिकल स्टोर वाले भैया के सामने मेडिसिन की पर्ची रख दी। भैया, तुम्हारी ये शुगर सिरप की रेड बॉटल नहीं चाहिए, बस ये मेडिसिन दे दो। अरे सुहू, क्या हुआ तुझे? बात क्यों नहीं कर रही? मैं तो मैं क्या करूं? रीजन बता, क्यों बैलून जैसा मुंह फुलाया हुआ है? क्या हुआ? सुहानी मेरी तरफ टर्न हुई और चिल्ला के बोली। क्या हुआ? कमीने कुत्ते, मैं पूरी रात वेट करती रही और तू पूछता है क्या हुआ? जुकाम हुआ मुझे। ले तू, ये हुआ। ओह फक! पापा के आने और श्रेया के चले जाने के चक्कर में मैं ये तो भूल ही गया था कि हम रात को यहाँ आए क्यों थे। सुहानी बेचारी पूरी रात ठंड में मेरा वेट करती रही होगी। हाँ, आई एम सो सॉरी सुहू, आई एम रियली सॉरी। अथर्व के पापा ने रात को हमें देख लिया था तो क्या उनको बोल नहीं सकता था कि मैं अपनी वाइफ से मिलने जा रहा हूँ? या अब तो हमारी मैरिज भी भूल गया? नहीं यार, मैंने पापा से कहा था, अथर्व की कसम, पूछ ले इससे। मैंने कहा था कि पापा मैं अपनी वाइफ से मिलने जा रहा हूँ, तो वो बोले कि बेटा शरीफ लोग रात में नहीं सुबह मिलने आते हैं। सुबह उनकी इतनी सीरियस तबीयत खराब हो गई कि तो सुबह भी आना भूल गया, राइट? नाउ फक ऑफ, डोंट शो मी योर फेस। मेडिकल स्टोर वाला कभी मुझे तो कभी सुहानी को चूतियों की तरह देख रहा था। मैंने अथर्व की तरफ देखा तो उसके हाथ में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 रूह अफ़ज़े की बॉटल्स थी। उसने हम दोनों के नाम पर ही एक बॉटल्स उठा ली थी। सुहानी टर्न हुई और वापस घर की ओर जाने लगी। मैं अथर्व पे चिल्लाया, भोसड़ी के तेरी वजह से वो जा रही है। अबे मेरी वजह से तो रूह अफ़ज़े की 3 बॉटल्स आ रही हैं। मैं बॉटल संभालता हूँ, तू लड़की संभाल। जाना बे, जाना पीछे। मैं तुरंत भागता हुआ सुहानी के पास गया और उसे मनाने लगा। सुहू, मेरी बाबू, मेरी बेबी, मेरी क्यूटी पाए, मैं सच कहता हूँ, पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए स्लिप ऑफ माइंड हो गया। ऊपर से श्रेया भी रात को घर छोड़कर भाग गई। कैन यू बिलीव? थोड़ा स्लो चलना, मैं थक जाऊंगा। सुहानी रुकी और मुझे गुस्से से घूरा। स्टॉप फॉलोइंग मी। मैं जोर से चिल्ला दी ना तो लोग इतना मारेंगे तुझे, अपनी शक्ल भी पहचान नहीं पाएगा। नाउ गेट लॉस्ट। जोर से ही चिल्लाते हैं सब सुहू, और तू अभी भी चिल्ला ही रही है। प्लीज रुक जाना, मेरे पैरों में दर्द होने लगा, एक चांस तो दे मुझे। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और वो वाकई ऐसे चिल्लाई जैसे रोड साइड रोमियो ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया हो। What the hell? छोड़ो मुझे, क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने तुरंत दुपट्टा छोड़ दिया और हैरानी से सुहानी का मुंह देखने लगा। तभी मेरे कान पर एक अनजाना हाथ पड़ा। मेरे सामने अनिल कपूर जैसी मूछें रखे भंवर सिंह खड़ा था। भंवर सिंह मीन्स मेरा ससुर, सुहानी का पापा। उसने अचानक ऐसे एंट्री ली जैसे रैंडम लड़की को छेड़ने के बाद मिथुन एंट्री लिया करता था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? भंवर सिंह को अगर आप भूल गए हो तो मैं बता दूं कि उसने मूछें जरूर रखी थी, बट वो था बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा, ओवरली ब्राइट, दुबला सा आदमी। मतलब अगर वो मूछें ना रखे तो उसे आदमी कहना भी मुश्किल होता था। ये मूछें उसने रिसेंटली रखी थी।
उसने फिर मुझे मारने के लिए हाथ उठाया। इस बार मैंने उसका हाथ रास्ते में ही पकड़ लिया। अंकल जी, बेटी का मामला है, मैं कोई लफंगा नहीं, दामाद हूँ आपका, रास्ते में तमाशा मत करो। भंवरे ने रिप्लाई देने की बजाय मुझे लात मार दी। मैं नीचे सड़क पर गिर गया। तू और मेरा दामाद तो मेरी बेटी के आसपास भी नजर आया ना? ओह गॉड, ये घिसे हुए डायलॉग। वेट, मैं अभी उठने की कोशिश कर ही रहा था कि भंवरे ने मुझे एक और लात मार दी। ये लात मेरे फेस पर लगी और मेरे दांतों से ब्लड आने लगा। ध्यान से सुना ना, यू अनएजुकेटेड, अनएम्प्लॉयड, अनमैनर्ड। अंडरटेकर भी बोल दे। शट अप। मेरी बेटी के आसपास भी दिखा ना तो। भंवरे ने मुझे मारने के लिए फिर लात उठाई, पर इस बार मुझे बचाने के लिए सुहानी आ गई। वो फिल्मी हीरोइन की तरह मेरे बिल्कुल आगे आकर बैठ गई और अपने हाथ डोडो की तरह फैलाकर गोलकीपर बन गई। पापा, इनफ, ही इज माई हस्बैंड। हस्बैंड माई फुट। अचानक एक उड़ती हुई बॉटल आकर भंवरे सिंह के सर पर लगी और सब कुछ लाल लाल हो गया। अचानक एक उड़ती हुई रुअफ़ज़े की बोतल आई और भंवर सिंह के सर पर लगी। चारों तरफ लाल लाल शरबत फैल गया, पर क्योंकि बोतल कांच की थी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि इस रुअफ़ज़े में ब्लड भी मिक्स था। भंवर सिंह हमारे सामने कटे हुए ट्री की तरह गिर पड़ा। जो लड़की अभी तक मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए गोलकीपर नहीं हुई थी, अब वो अपने पापा के पास पहुंचकर हाथ फैलाए गोलकीपिंग करने लगी। पापा, पापा आप ठीक तो हो? यार वो बेहोश लग रहे हैं, कैसे बताएंगे कि ठीक है या नहीं? तू चुप रह प्लीज। पापा, 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 पापा। अचानक सुहानी के अंदर एनिमल का रणबीर घुस गया। क्राउड मस्त वीडियो बनाने में लगा था कि तभी सीन में अथर्व की एंट्री हुई। वो भी चिल्लाते हुए आया। किसने किया ये कोई तरीका है ओल्ड एज सिटीजन्स को बॉटल मारने का? हाँ बताओ, कितनी जोर से लगी होगी। पापा, पापा उठो ना प्लीज, प्लीज ना पापा। अगर हर बेहोश आदमी ऐसे इंसिस्ट करने से उठकर बैठ जाता तो डॉक्टर भूखे न मर जाते। सुहानी अपने पापा को हिलाई जा रही थी और रुअफ़ज़े में लिपटे हुए उसके पापा आंखें बंद किए पड़े थे। अथर्व के हाथ में 2 बॉटल्स रुअफ़ज़ा की थी। मुझे डाउट तो पहले ही था, अब यकीन हो गया कि इतनी दूर से बॉटल किसने मारी थी। अथर्व सुहानी के पास जाकर बैठ गया। लिसन सुहानी, ऐसे इन्हें छोड़ दिया तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हमें इनको हॉस्पिटल ले जाना होगा। प्लीज तू खुद को संभालना, हिम्मत रख यार, एवरीथिंग विल बी फाइन। चलो। इतनी सारी क्राउड में सब वीडियो बनाने वाले ही नहीं थे। किसी ने एम्बुलेंस को भी कॉल कर दिया था। सबने मिलकर भंवर सिंह को एम्बुलेंस में रखवाया। अथर्व ने भी अपनी दोनों बॉटल्स मेरे हाथ में पकड़ाकर मेरे ससुर को गाड़ी में घुसाने में हेल्प की। मैं धीरे से उसके कान में बोला, भाई किसी स्मार्टी ने एम्बुलेंस को कॉल मिलाया है तो किसी चूतिए ने पुलिस को भी किया होगा। एज यूजुअल पुलिस थोड़ी लेट आएगी, पर आएगी ज़रूर। हाँ यार, पर फिर करना क्या है? हम भी एम्बुलेंस में ही घुस जाते हैं, कह देंगे अकेली लड़की को ऐसे कैसे भेज सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। ठीक है तू जा, मैं ये दोनों बॉटल्स घर पे रख के आता हूँ। भूसड़ी के यहाँ मेरा ससुर बेहोश पड़ा है और तुझे रुअफ़ज़े की बोतल की पड़ी है। अबे गांडू, से बेहोश तो मैंने ही किया है ना। तीनों बॉटल्स पकड़कर चलना मुश्किल हो रहा था। फिर जब तुझे मार खाते हुए देखा ना तो सोचा कि एक बार निशाना मारने की कोशिश करता हूँ, क्या पता लग जाए। साला सच में लग गया। बकवास मत कर, धीरे बोल। अब तो बोल दिया जो बोलना था। तू सुहानी के साथ एम्बुलेंस में जा, रास्ते में पटा लियो। मैं घर निकलता हूँ, पापा को मेडिसिन भी तो देनी है। हाँ यार, सारे बाप टूटे फूटे पड़े हैं। ठीक है तू घर निकल, मैं हॉस्पिटल निकलता हूँ, वहाँ पहुँच के तुझे फ़ोन करूँगा। बाय। अथर्व मस्त दोनों हाथों में नई नई शरबत की बोतल झुलाता हुआ घर निकल लिया और मैंने थोड़ी सी जिद की तो मुझे भी एम्बुलेंस में जाने दिया। वैसे मेरे मुंह से भी खून निकल रहा था तो टेक्निकली मैं भी पेशेंट में काउंट होता था। मैं सुहानी के पास ही बैठ गया। उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू थे। मैं अभी उसके पास आने ही वाला था कि एम्बुलेंस की विंडो से मेरी नज़र बाहर की तरफ गई तो मुझे एक बस स्टैंड पर श्रेया बैठी हुई दिखाई दी। पहले मैंने सोचा कि ज़ोर से चिल्लाऊं, फिर याद आया कि एम्बुलेंस में एसी चल रहा था, सारी विंडोज़ बंद थी। इतना सोचते विचारते एम्बुलेंस आगे निकल गई और श्रेया वहीं बैठी रह गई। वो बेचारी एक छोटे से बस स्टैंड पर बैठी रोए जा रही थी।
वैसे उसका रोना लॉजिकल था। रिसेंट मंथ में एक से एक कांड हुए थे श्रेया के साथ। सबसे पहले तो उसके पावरफुल पॉलिटिशियन पापा इलेक्शन हार गए, फिर उस बेचारी को अथर को ढूंढने के लिए दुबई जाना पड़ा, जहां वो खुद खो गई। फिर वो आई भी तो इतने सारे भागम भाग और स्ट्रगल लेकर आई। फिर आते ही पता चला कि उसके पापा उसे घर से निकलने नहीं देंगे। पर किस्मत का लूडो देखो कैसा मजेदार खेलता है कि नेताजी पर इंक्वायरी बैठ गई कि उन्होंने करप्शन किया है। श्रेया को घर में कैद करने वाले नेताजी खुद ही अपने घर में नहीं आ सकते, वो मारे मारे फिर रहे हैं। बेचारी श्रेया भी अपने घर नहीं जा रही कि पुलिस उसके साथ केबीसी ना खेलने लगे। इन सब के बीच उसके पास स्ट्रेस रिलीज करने के लिए मोबाइल था, जिसमें वो इंस्टाग्राम देख लिया करती थी। एक कार थी जिसे चलाकर वो हमारी ड्राइवर बन जाती थी, लेकिन अब ये दोनों भी चले गए। एक्सक्यूज मी, आर यू ओके? श्रेया अभी अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सम अप करके उस पर टैक्स लगाने ही वाली थी कि एक टाटा हैरियर बस स्टैंड पर रुकी और ड्राइविंग सीट पर बैठे अति हैंडसम आदमी ने तमीज से श्रेया का हाल चाल पूछा। श्रेया को लगा ये कोई मौके का फायदा उठाने वाला होगा, इसलिए श्रेया ने बस हाँ में सर हिला दिया और आई कांटेक्ट अवॉइड करने लगी। वो आदमी भी ढीठ था। उसने कार का डोर खोला और बाहर आकर श्रेया के पास खड़ा हो गया। ये जेंटलमैन दिल्ली की इतनी भयंकर गर्मी होने के बाद भी 3 पीस सूट में था। लिसन लेडी, आई एम गवर्नमेंट ऑफिशियल। आप चाहे तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सी माई ID कार्ड। आदमी ने श्रेया को अपना मिनिस्ट्री का ID कार्ड दिखाया। रो रो के श्रेया की आंखें धुंधली हो चुकी थी। उसने आंसू पोंछे और नाम पढ़ा। मिस्टर मनमोहन देसाई। यस, करेक्ट। वेरी फिल्मी नेम। I know, that's why my friends and colleagues call me Manu. Very street kid name, नहीं? श्रेया के फेस पर अपने आप स्माइल आ गई। एक्चुअली मेरा ना एक लेडी से झगड़ा हो गया एंड शी अब्यूजेस मी अ लॉट। मेरी कार उसके हाउस के सामने ही खड़ी थी एंड वो अचानक से गायब हो गई। I mean, someone stole my car in front of my eyes. Can you believe? Yes, I can. I know Delhi. यहाँ आंखों के सामने भी वही सब हो जाता है जो बाकी शहरों में आंखों के पीछे भी नहीं होता। एनीवेज, कार लॉस्ट हुई है, यही प्रॉब्लम है, और तो कुछ नहीं है ना। मेरा मोबाइल भी चोरी हो गया है। आई नो आयशा की बच्ची ने चुराया है, बट मैं क्या करूं? अगर आयशा को किसी बच्ची ने चुराया है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बट आई कैन हेल्प यू टू फाइंड योर कार। कैन यू गिव मी योर नंबर? व्हाट? I mean your car's registration plate number. मनु ने अपने मोबाइल में कोई ऐप खोल लिया। ऐसा ऐप श्रेया ने पहले कभी नहीं देखा था। श्रेया ने उसे कार का नंबर बताया। उसने पंच किया और 2 मिनट बाद ही मन्नू के मोबाइल पर शो हो गया कि इस नंबर प्लेट की कार रिसेंटली किस एरिया में देखी गई है। सी, नोट दिस, DND फ्लाईओवर की लोकेशन है ये। ओह वाओ, आपने ऐसे फोन में सर्च किया एंड यू गॉट इट। व्हिच ऐप इज दिस? Can't tell you name, but I can tell you why. Because I work for some special unit of government. मेरे पास दिल्ली NCR के AI जनरेटेड CCTV का एक्सेस है। आपकी कार भी वैसे GPS इनेबल्ड है, बट इस नंबर प्लेट की कार नोएडा बॉर्डर से पहले ही रुकी हुई है। आई थिंक चोर को लगा होगा कि वो चेकिंग में पकड़ा जाएगा। और मे बी पेट्रोल ऑफ हो गया होगा। I decided to fill the tank tonight. मन्नू उठ खड़ा हुआ। Well, nice meeting you, young lady. फिर मिलते हैं। Thank you so much, Manmohan. I'm ex-MLA Chandan Lal's daughter. If I'm right? What? How do you know? क्या पापा ने भेजा है आपको? No, आपके पापा को तो गवर्नमेंट जेल भेजना चाहती है। वो मुझे क्या भेजेंगे कहीं। मैंने आपके नंबर प्लेट से गेस किया। बुखार आपके फादर के नाम पर है। श्रेया को ऐसे स्मार्टी लड़के या आदमी बहुत जल्दी इंप्रेस करते थे, इसलिए वो कबीर के लव ट्रैप में भी तुरंत फंस गई थी। पता नहीं ये अथर्व जैसा आइंस्टाइन का माइनस वर्जन इसके साथ अब तक कैसे टिका था। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ डियर। मनु अपनी टाटा हैरियर में बैठ चुका था। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि श्रेया ने टोका। वेट, मेरे पास कोई पेन पेपर नहीं है ना, तो मैंने नोट नहीं किया। मैं लोकेशन भूल गई तो? वैसे आप अपनी कार तो नहीं भूलेंगी, आई एम श्योर, बट ओके, वेट, आई डू राइट दैट लोकेशन फॉर यू। मन्नू की कार के डैशबोर्ड में पेन और पेपर दोनों थे। उसने एक चिट पर GPS लोकेशन और लैंडमार्क लोकेशन दोनों लिखकर श्रेया को दे दिया।
उसने फिर गाड़ी आगे बढ़ाई ही थी कि श्रेया ने फिर टोका। वेट 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 मिस्टर मन्नू, मे आई हैव योर नंबर इन केस मुझे कभी किसी। श्रेया की टोन में फ्लर्ट टपक रहा था। मन्नू के फेस पर स्माइल आई। वो धीरे से बोला, यू डोंट हैव मोबाइल, नंबर का क्या करोगी? इससे पहले कि श्रेया और कोई आर्ग्यू करती, मन्नू ने जानबूझकर उसको उस हाथ से बाय किया जिस हाथ की थर्ड फिंगर में उसकी रिंग थी। इधर अथर्व घर पहुंच चुका था। उसने शरबत की दोनों बोतल सुनीता आंटी को दी और छत पर जाने लगा। ओ, कहाँ जा रहा है? पापा की दवाई? ओह हाँ, सॉरी, ये लो। मेडिसिन के पैकेट लेने के साथ साथ सुनीता आंटी ने अथर्व का हाथ भी पकड़ लिया। रुक जरा, कहाँ की जल्दी में है? अरे कहीं नहीं, वो क्या है ना, बहुत दिनों से छत वाला रूम नहीं देखा है तो सोचा कि। क्या सोचा? रूम देखने के बहाने पड़ोसन से मिल लूंगा। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, सब समझती हूँ तेरी बुद्धि कहाँ तक जा सकती है। अरे नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे रूम में पापा सो रहे हैं तो मैंने सोचा कि ऊपर चला जाता हूँ। ठीक है, आप कहती हो तो नहीं जाता हूँ। मम्मी ने अथर्व का हाथ छोड़ दिया। नहीं, मैं नहीं रोकूंगी, तेरा ही घर है, जहाँ मर्जी जा। बस बेटा एक बात का ध्यान रखियो, ये आयशा के लक्षण ठीक नहीं है। अब अथर्व से बेटर कौन जानता था कि आयशा के लक्षण कितने ठीक थे। सब सच जानते हुए भी अथर्व अनअवेयर होकर मम्मी के साथ खेलने लगा। हैं? लक्षण सही नहीं है मतलब? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? कर दिया क्या? उसका पति था ना हुसैन, जो हॉस्पिटल ले तो गया था पर सारा टाइम फोन पर किसी को मैसेज कर रहा था। हाँ तो उसका क्या हुआ? क्या हुआ क्या? वो गायब हो गया